दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर की नाजी सेना ने यूरोप के कई देशों में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। इसका पहला बड़ा शिकार बना फ्रांस। जर्मनी ने 10 मई 1940 को फ्रांस पर हमला किया। करीब 6 हफ्तों तक लड़ाई चली और आखिरकार 14 जून 1940 को फ्रांस ने बिना गोली चलाए घुटने टेक दिए। फ्रांस को 84 साल का एक नया राष्ट्रपति मिला इसके बाद, जिन्होंने 22 जून 1940 को हिटलर के साथ युद्ध विराम पर साइन कर दिए। इस साइन करने के बाद पेरिस में जर्मन सैनिकों की मौजूदगी बेहद बढ़ गई, जिससे आम लोगों की जो जिंदगी थी वो मुश्किल हो गई, उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया। इसी माहौल में एक मुस्लिम परिवार जो कुछ साल पहले लंदन से आकर के पेरिस में बसा था, वो अछूता नहीं रहा। सूफी विचारधारा वाले इस परिवार में एक माँ और उसके 4 बच्चे थे। पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। पेरिस में नाजियों के अत्याचार को देखकर इस परिवार की बड़ी बेटी नूर इनायत खान गहरे सदमे में आ गई। कुछ ही दिनों में उसने तय किया कि चाहे कुछ हो, वो हिटलर के फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। वो पहले ही अपने पिता की सूफी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निश्चय कर चुकी थी, लेकिन टीपू सुल्तान की इस वंशज होने के नाते नाजियों के अत्याचार देखकर उसने खुद को वो रोक नहीं पाई। किसी तरह अपने परिवार को साथ लेकर वो लंदन चली गई और जब उसने लंदन की हालत देखी तो उसका इरादा और ज़्यादा मजबूत हो गया। लंदन अब वो शहर नहीं रह गया था जिसे वो छोड़ करके कभी पेरिस में जाकर बसी थी। ये शहर अब लगभग खंडर होने की कगार पर था। हर कोना जल रहा था और देश टूटने की कगार पर था। 7 सितंबर 1940 से हर रात हिटलर ने फाइटर प्लेन के जरिए लंदन पर बम बरसाए। लगातार 76 रातों तक ये बमबारी चलती रही। ऐसा लगता था कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन ही लंदन के लोगों का घर बन जाएगा, क्योंकि एक वही जगह थी जहां ऐसे हमलों के दौरान लंदन के लोग पनाह लेते थे। इसी हालत में जब नूर इनायत खान लंदन पहुंची तो उसने देखा कि ब्रिटिश आर्मी बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है जगह जगह, जिन पर लिखा हुआ है कि आप हमारी सेना में आकर के भर्ती हुई है। नूर ने भी सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया, लेकिन जो जवाब आया वो उसके लिए एक झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसके पिता इनायत खान एक भारतीय थे, ऊपर से टीपू सुल्तान के पड़पोते थे जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। लेकिन नूर मॉस्को में पैदा हुई थी, वो फ्रेंच नागरिक थी और अभी अभी फ्रांस से लौटी थी। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी उसे शामिल करने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसके आवेदन को पहली बार में ही खारिज कर दिया गया। लेकिन नूर ने हार नहीं मानी। उसने आर्मी को दोबारा चिट्ठी लिख करके बताया कि उसकी माँ एक ब्रिटिश नागरिक है और वो खुद ब्रिटिश प्रोटेक्टिव पासपोर्ट लेकर के ब्रिटेन में रह रही है, इसलिए उसे भी एक ब्रिटिश नागरिक ही समझा जाना चाहिए। ये तर्क सुनकर अधिकारी थोड़ा सा नर्म हुए और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में पहला सवाल था कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचती हैं। नूर ने बेझिझक कहा कि वो महात्मा गांधी के काम से बेहद प्रभावित हैं। नूर की जीवनी लिखने वाली राइटर श्रवणी वासु बताती हैं कि ये जवाब सुनते ही अगला सवाल तैयार था ब्रिटिश अधिकारियों का कि आप क्या भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे नेताओं का समर्थन करती है। नूर ने तुरंत जवाब दिया, अभी फांसीवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा है और मेरा कर्तव्य है कि मैं ब्रिटेन का साथ दूं, लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करूंगी। जिस सरल तरीके से नूर ने अपना जवाब दिया, उससे ब्रिटिश अधिकारी काफ़ी प्रभावित हुए और उसके नाम पर मुहर लगा दी। नवंबर 1940 में उसे ब्रिटिश एयरफोर्स के 2nd क्लास ऑफिसर की पोस्ट मिल गई। उसे वायरलेस ऑपरेटर यानी रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई। आर्मी में उसका नाम नया रखा गया, जो था नोरा बेकर। इसके बाद उसे स्पेशल ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव यानी SOE के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ये ब्रिटिश आर्मी की एक खुफिया ब्रांच थी जिसे जुलाई 1940 में ही बनाया गया था। इसका मकसद था कि जर्मन कब्जे वाले क्षेत्रों में एजेंट भेजना, ताकि वे वहां काम कर सके और आंदोलन कर रहे गुटों को मदद पहुंचा सके और ब्रिटिश फोर्सेस के लिए एक रास्ता साफ कर सके। इन एजेंट्स को सीधे दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों में जाकर के काम करना था, यानी बिहाइंड द एनिमी लाइंस। उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी और साफ कहा जाता था कि अगर वो पकड़े गए तो अपना असली नाम याद न रखें। ब्रिटिश आर्मी में 1.5 साल से जो नूर काम कर रही थी, अब वो उससे उबने लगी थी, क्योंकि वो टीपू सुल्तान की वंशज थी और हिटलर के खिलाफ लड़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ काम करते हुए उनका ये सपना पूरा नहीं हो रहा था। वो असल जंग का हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए SOE में भर्ती का जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। नूर को कोडेड मैसेज भेजने और उन्हें रिसीव करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद हथियार और पैरामिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई। नकली पूछताछ करवा करके यानी डेमोन्स्ट्रेशन करा करके एजेंट्स की मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाया गया। लेकिन नूर को ये सब बहुत कठिन लगा, क्योंकि उनके पिता एक सूफी संत थे। उन्होंने बच्चों को कभी झूठ बोलना तो सिखाया ही नहीं था और ऐसे में गोली चलाना तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी। ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों ने कहा कि अंडरकवर एजेंट बनने के लायक नहीं है नूर, क्योंकि ना तो वो गोली चला पाएंगी और ना ही अगर कोई पूछताछ करेगा तो वो अपना मुंह बंद रख पाएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद नूर को शामिल कर लिया गया, क्योंकि वो बेहतरीन फ्रेंच बोलती थी, पेरिस को अच्छी तरह से जानती थी और उनका मासूम चेहरा किसी भी हालत में उन पर शक नहीं होने देता। उसे खुफिया नाम दिया गया मेडेलिन।
जून 1943 में उसे एक नर्स बनाकर पेरिस भेजा गया, जहां उसे गैरी और रेनी नाम के भाई बहन के घर रहना था। ये दोनों भी जर्मनी के खिलाफ फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन नूर के वहां पहुंचते ही लंदन से संदेश आया कि वो तुरंत वापस लौट आए, क्योंकि पेरिस में रेडियो के जरिए मैसेज भेजने वाले सभी ब्रिटिश एजेंट्स को जर्मन सैनिक पकड़ रहे हैं और जर्मन खुफिया एजेंसी को मेडलिन के वहां पहुंचने की खबर मिल चुकी है। लेकिन नूर ने लौटने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब पेरिस में केवल वही एक एजेंट ऐसी बची थी जो वायरलेस मैसेज भेज सकती थी और उन्हें डिकोड कर सकती थी। उसने अपना भेष बदला, अपने बाल रंगे और जून से अक्टूबर तक 1943 में लगातार पेरिस से लंदन मैसेज भेजती रही। ये बेहद जोखिम भरा काम था। वायरलेस सेट से मैसेज भेजते समय आपको हर 15 मिनट में उस सेट को बंद करना होता है, क्योंकि अगर जर्मन डिटेक्शन वैन जो सड़कों पर घूम रही है वो आपको डिटेक्ट कर लेगी तो जर्मन सेनाएं आपको तुरंत पकड़ लेती थी। आमतौर पर ब्रिटिश एजेंट्स 2 महीने से ज़्यादा वहाँ काम ही नहीं कर पाते थे, लेकिन नूर ने 5 महीने ये काम किया और जर्मन सेना को कोई सुराग भी नहीं मिला। इस दौरान एक ब्रिटिश एजेंट से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। वो एजेंट फ्रांस में आने के बाद गैरी और रेनी के घर ही रहता था, जिसके चलते रेनी को उससे प्रेम हो गया और इसी जलन में अक्टूबर 1943 में रेनी ने जर्मन अधिकारियों को नूर की जो जानकारी दी थी कि नूर एक जासूस है। नूर को उनके घर से पकड़ लिया गया। उसने संघर्ष किया, नूर ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसके बावजूद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और 6 हट्टे खट्टे जर्मन सैनिकों ने किसी तरह से नूर को काबू किया। राइटर श्रवणी वासु बताती हैं कि जर्मन्स ने नूर को बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसका असली नाम तक नहीं जान पाए। उन्हें कभी नहीं पता चला कि वो भारतीय मूल की एक राजकुमारी है। 1 साल जेल में रखने के बाद उसे दक्षिणी जर्मनी के एक यातना शिविर में भेज दिया गया। यहाँ नई नई प्रताड़नाएं शुरू हुई। 13 सितंबर 1944 को नाजियों ने उसे 3 अन्य महिला जासूसों के साथ गोली मार दी। मरने से पहले नूर के मुंह से एक शब्द निकला, एक अंतिम शब्द, जो था लिबर्टे, जिसका अर्थ होता है हिंदी में आज़ादी। आज नूर इनायत खान की बहादुरी को पूरी दुनिया सम्मान देती है। फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर इस भारतीय मूल की मुस्लिम महिला राजकुमारी जासूस के सम्मान में एक विशेष टिकट जारी किया है और ये जासूस कोई और नहीं बल्कि नूर इनायत खान ही है। फ्रांसीसी पोर्टल सर्विस यानी ला पोस्ते ने उन्हें फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस कहा है, यानी फ्रेंच प्रतिरोध की एक प्रतीक। नवंबर में जारी किए गए इस डाक टिकट में युद्ध नायकों और नायिकाओं के एक पूरे दर्जन स्टैम्प शामिल हैं, जिसमें नूर का चेहरा भी शामिल है। इस तरह फ्रांस के यादगार पोस्टल स्टैम्प्स पर जगह पाने वाली नूर इनायत खान एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी ये कहानी आपको जानकर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है।